Hello students, now we are going to know about the crops for Europe. Yesterday we read about the that how the Robert Clive he changes that Bengal into the Diwani, that financial administration was there. Now the Europe wanted to turn to India. Why? Let's know what happened there. The British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. तो ब्रिटिशर्स को लगा कि जो इंडियन है, जो कंट्री साइड है, स्पेशली गांव के लोग हैं, वो लोग सिर्फ रिवेन्यू ही नहीं दे सकते हैं, वो लोग क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं. कैसे क्रॉप? बाय द लेट 18th century द कंपनी वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपैंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम. ओपियम मतलब होता है अफीम, जो दवा के लिए इस्तेमाल होता था. ओपियम एंड इंडिगो कलर करने के लिए होता था. सो ये दोनों चीज़ें क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. तो ये ब्रिटिशर्स को लगा था कि ये लोग इस चीज़ के लिए बढ़िया काम कर सकते हैं. सो इंडिगो एंड ओपियम दोनों के लिए प्रोडक्शन करने के लिए इन लोगों ने थोड़ा कोशिश की. इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलोड द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स कल्टिवेटर्स इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स ज्यूट इन बंगाल. सो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो इंडियन फार्मर्स थे उनको परसुएड किया, उनको फोर्स किया कि वो प्रोडक्शन करें. किस चीज़ का? बंगाल के लोगों से कहा आप ज्यूट प्रोड्यूस करें. असम के लोगों से कहा चाय के लिए चाय की पत्ती, टी, शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंस नाउ इन उत्तर प्रदेश, वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास. सो ये सब जगह के जो किसान लोग थे उनको ब्रिटिशर्स ने परसुएट किया, फोर्स किया कि वो लोग इस चीज़ का क्रॉप प्रोडक्शन करें ताकि ये सामान यूरोप में बेच सकें. सो रिवेन्यू के साथ साथ इनको ये भी चीज़ें फ़ायदा दे सकती थी. वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? डिमांड फिर क्या हो गया, जब इंडिगो यहाँ से पहुँचने लगा यूरोप में तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ने लगी. क्यों डिमांड बढ़ने लगी? द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरीली इन द ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिक जो इक्वेटर के नज़दीक होते हैं, थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड या सदर्न हेमिस्फीयर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा आपको. सो बाय द 13th century इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लोथ. इंडिगो का मेन काम होता है कपड़े को रंगना. तो हमें पता है कि कपड़े के जो बिज़नेस था ये इंडिया से बाहर कंट्री में बहुत पहले और बहुत ज़्यादा था. सो यहाँ के जो कपड़े थे वो बिकने लगे थे. लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने फ़ायदा ये उठाया कि हमारा कपड़ा हमसे ख़रीद कर लो रेट पर बेचते थे फ्रांस में, इटली में, जहाँ जहाँ इनका सब बिज़नेस था. सो अब जब इंडिगो प्रोडक्शन होने लगा तो इंडिगो से क्या था, कपड़े जो नॉर्मल थे वो अच्छे से कलर होने लगे, तो इसकी डिमांड बढ़ने लगी. और ये कलर मजबूत होता है, उतरता नहीं है, तो ये इससे क्या हो गया कि इसकी डिमांड बढ़ने लगी. हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वॉज वेरी हाई. जो जब सामान कम होता है तो उसका रेट क्या होता है, हाई होता है. सो इंडियन से इंडिगो जाने लगा दूसरी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज. यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड अ वोल्ड to make violet and blue dyes. Being a plant of the temperate zones, wood was more easily available in Europe. It was grown in the northern Italy, southern France, and in parts of Germany and Britain. Worried by the competition from indigo, wood producers in Europe pressurized their governments to ban the import of indigo. अब यह था कि यहाँ से जब इंडिगो जाने लगा ब्रिटेन में, तो वहाँ के जो कलर करने की जो पेड़ था वुड, उसका क्या हो गया, उसका कंजप्शन कम हो गया. तो वहाँ के लोगों ने, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने ये बात उठाई ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि इंडिगो को इंपोर्ट करने से रोक दिया जाए ताकि उनका सामान बिकने लगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग डिपेंड हो गए थे इंडिगो पर. फिर क्या हो गया, प्लांटेशन होने लगा. इसमें क्या है प्लांटेशन? व्हाट इज़ प्लांटेशन? A large farm operated by a planter employing various forms of forced labor. Plantation are associated with the production of coffee, sugarcane, tobacco, tea and cotton. So plantation होने लगा. प्लांटेशन होता है एक बड़ी सी ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगी हो लेबर की, और वो क्या प्रोडक्शन कर रहे हो, कॉफ़ी का, शुगरकेन का, टोबैको, टी एंड कॉटन. अगर आप गौर करें तो ये वो क्रॉप्स है जिसके लिए हमें एरिया ज़्यादा चाहिए और लोग ज़्यादा चाहिए. तो प्लांटेशन होने लगा क्रॉप्स का. What happened then? The Britain turns to India. ब्रिटेन ने क्या किया, इंडिया की तरफ देखने शुरू कर दिया. किस लिए? Faced with the rising demand of indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the areas under indigo cultivation. From the last decade of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. बंगाल का जो इंडिगो प्लांटेशन था वो सबसे ज़बरदस्त चल रहा था पूरे यूरोप में, क्योंकि इसके जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी बेहतर था. तो बंगाल का जो इंडिगो था वो
पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहा था हर कंट्री को। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। 30% जो इंडिगो गया था वो सिर्फ कहाँ से गया था, इंडिया से गया था। तो ऑब्वियसली इंडिया का जो बंगाल का जो वो था इंडिगो था वो पूरे वर्ल्ड पे उस वक्त डोमिनेट कर रहा था, सबको बिल्कुल पीछे किए हुआ था। By the 1810, the proportion had gone up to 95%. As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production. Over the years, many company officials left their jobs to look after their indigo business. See, इंडिगो का इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी कि ज़्यादातर लोग किस पे आके अपना फोकस करने लगे, इंडिगो पे ही फोकस करने लगे। कई लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी सिर्फ किसको देखने के लिए, किसकी बिजनेस चलाने के लिए, इंडिगो का ही। सो इंडिगो काफ़ी ज़्यादा चलने लगा था उस वक्त। It attracted by the protest of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. कई लोग सोचिए वहाँ से आके यहाँ पे प्लांटर बन गए इंडिगो के, क्योंकि इंडिगो काफ़ी ज़्यादा 95% इंडिगो यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट होने लगा ब्रिटेन में। Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the banks that were coming up at time. So जो लोगों के पास पैसा नहीं था वो इंडिगो ग्रो करने के लिए लोन ले लेंगे कंपनी से और बैंक से लोन ले लेंगे ताकि उनको प्रोडक्शन करने का थोड़ा सा फ़ायदा हो। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड? अगर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो इंडिगो कल्टिवेट कैसा होता था? देयर वर टू मेन टाइप्स ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन. First is the Nij and other is the Rayoti. With a system of Nij cultivation, the planter produced indigo in lands that he directly controlled. कुछ लोग थे जिनकी खुद की ज़मीन थी तो वो था निज। निज मतलब होता खुद का, स्वयं, अपना। He either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing hired laborers. So एक तरफ तो वो था निज था, वो क्या था कि अपनी खुद की ज़मीन प्रोडक्शन करके ताकि पूरा प्रॉफिट किसका हो, जिसकी खुद की ज़मीन हो। तो ये एक तरह का एक बिजनेस बन चुका था इंडिगो का कल्टीवेशन करना। प्रॉब्लम थी निज कल्टीवेशन में, तो था निज और रियोती। तो रियोती का तो अपना एक फंडा था दूसरे की ज़मीन पे कल्टीवेशन करना। दूसरे की ज़मीन पे क्या था कि उनका फ़ायदा जो होता था वो डिवाइड होता था, जिसकी ज़मीन पे है और जो कर रहा है, तो अलग अलग होता था। निज में कल्टीवेशन में क्या प्रॉब्लम थी? द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द एरियाज अंडर निज कल्टीवेशन. इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड. निज में प्रॉब्लम ये थी कि जिसकी खुद की ज़मीन थी वो अगर सिर्फ इंडिगो करेगा तो बाकी क्रॉप्स कहाँ ग्रो करेगा? Only small plots scattered over the landscape could be acquired. Planters needed large area in compact blocks to cultivation indigo in plantation. Where could they get such landform? They attempted at least in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area, but this always led to conflict and tensions. So इंडिगो क्या था? ये प्लांटेशन के अंडर में आता था। प्लांटेशन अभी हमने पढ़ा कि बड़ी सी ज़मीन पे ज़्यादा एरिया, तो ज़्यादा एरिया कैसे ले पाएंगे? ऑलरेडी जो जगह डेंसली पॉपुलेटेड हो वहाँ पर ज़मीनें कम थी, तो या तो उनको उधार पे लेना होता था किसी से लीज़ पर, और अगर लीज़ पे लेते थे तो ये थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता था दो किसानों या दो ग्रुप के बीच में। तो ये एक्चुअली निज कल्टिवेशन को थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। What happened? Then definition of slaves. Slaves आगे जो गुलाम होते थे, दास लोग. A person who is owned by someone else, the slave owner. A slave has no freedom and is compelled to work for the master. Slave जो होते थे, एक होता है ना सर्वेंट होता है जिसको हमें पैसा देना होता है, नौकर को। लेकिन गुलाम जो होते हैं वो पूरे के पूरे अपने मालिक के लिए होते हैं, ओनर के लिए। वो किसी भी तरह का उनको कोई फ्रीडम नहीं होता, उन्हें वही कहना बात माननी होती जो उनके ओनर ने उनसे कह दिया हो। बीघा कुछ इस्तेमाल होने लगा। डेफिनेशन ऑफ बीघा. बीघा क्या होता है? अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड. ये आपके बुक के ग्लॉसरी में है तो इसको हम समझ रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ बीघा. बीघा होती है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड बिफोर ब्रिटिश रूल. द साइज ऑफ दिस एरिया वेरीड इन बंगाल. द ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज इट टू अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़. तो ब्रिटिश जो बंगाल में थे इन्होंने कुछ इसका डेफिनेशन बदल दिया था कि 1 एकड़ का 1/3 उसको बोलते हैं हम बीघा. ज़मीनें अक्सर बीघा में हम नापते हैं. इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रयोट्स. तो हमने नीचे पढ़ लिया था रयोत पे क्या था. अंडर द रयोती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रयोत टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट, जिसे बोलते हैं सट्टा. एट टाइम्स दे प्रेशराइज्ड द विलेज हेडमैन to sign the contract on behalf of the ryots. Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rates of interest to produce indigo, but the loan committed the ryot cultivation indigo on at
is 25% of the area under his holding. The planter provided the seed and the drill, while the cultivators prepared the soil, sowed the seed, and looked after the crop. When the crop was delivered to the planters after the harvest, a new loan was given to the ryoth and the cycle started off all over the grain. So एक तरह का क्या था ये जो ryoth था ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था. ये कॉन्ट्रैक्ट था देते थे जो जिनके पास ज़मीन अपनी नहीं होती थी किसानों के पास, उसको उनको ब्रिटिशर्स लीज पर किराए पे देते थे ज़मीन और पैसा देते थे एडवांस कि आप लोग इस पर प्रोडक्शन करो, क्योंकि ये एक्चुअली जो इंडिगो था वो काफ़ी बहुत मेहनत का काम था ग्रो करना. इसके केयर को, इसके पानी देने को, इसके वीड्स को, इंसेक्टिसाइड्स को, काफ़ी मेहनत का काम था. तो ब्रिटिशर्स ने चालाकी की कि जितने भी लोग जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी उनको लीज पर किराए पे देते थे ज़मीन और उनसे एग्रीमेंट करते थे. एग्रीमेंट होता था उनको एडवांस पैसा दें और उनसे कहते थे आप लोग इसको ग्रो करो इंडिगो को, और वो इंडिगो ग्रो करके देते थे जो ओनर होते थे ब्रिटिशर्स को, और वो ब्रिटिशर्स अपना बिजनेस करते थे. और जैसे ही ये लोग क्रॉप को हार्वेस्ट करके देते थे, इंडिगो को देते थे ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स फिर इनको एक नया लोन देते थे. तो इस तरह से एक साइकिल बन गई थी लोन लेने और फिर क्रॉप्स को ग्रो करने की. तो वो मजबूर थे वो लोग. ये होता था इंडिगो ऑन द रयॉट्स. तो निज का हम देख लेता है, निज जिसकी खुद की ज़मीन थी, रयॉट जो थी वो लोग दूसरी से ज़मीन लेके तब उससे प्रोडक्शन करते थे. Peasants who were initially tempted by the loans soon how harsh the system was. The price they got from the indigo they produced was very low and the cycle of loans were never ended. So ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी था कि जो लोग उधार ले लेते थे एडवांस, वो एडवांस लेने के बाद उनके कर्जे में इतना ज़्यादा डूब जाते थे कि वो बेचारे उनको उतना पैसा नहीं मिलता था जितना कि उनको उस प्रोडक्शन में मिलना चाहिए. लेकिन जब तक वो प्रोडक्शन होता था तब तक एक नया लोन उनको मिल जाता था. तो इस तरह से वो लोन के अंदर में दबे रहते थे, वो लोग कभी अपने तरह से काम नहीं कर पाए. So how you appreciate my work, we will do afterwards. So till then just try to make a note from it. Thank you.